वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का टॉपिक है कि बीजेपी इस बार इलेक्शन तो जीत गया, बीजेपी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर रहा है, मगर बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन था सीट्स को लेके वो बीजेपी का फुलफिल नहीं हुआ। और इसीलिए इस बार जो गवर्नमेंट बन रहा है वो बीजेपी के अपने बलबूते पे नहीं, उल्टा एनडीए मतलब जिसमें बीजेपी के साथ बहुत सारा डिफरेंट पार्टीज मिल के एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो कल का जो एपिसोड था अगर आपने देखा है तो आपको पता ही है, जिसमें मैंने डिस्कस किया हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा अगर गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर जाके। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आई बटन में जाके या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार ये एपिसोड देखिए जहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा इन फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है। देखिए कि 9th को मतलब आने वाले संडे को ही डिसाइड किया गया है बीजेपी के तरफ से जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो होगा, और एज ए पीएम नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार ओथ लेगा कि कंट्री का जो नेक्स्ट पीएम है वो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर हम लोग अगर देखें कि जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी का वो सीट्स बीजेपी इस बार जीत नहीं पाया, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स है इसको एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा, फिर जो डिपार्टमेंट है वो भी जब डिवाइड हो जाएगा और फिर से जब एक्टिवली गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद बीजेपी इस बात पे ज़रूर ध्यान देगा। हो सकता है कि वो बात पब्लिकली हम लोगों को पता ना चले कि इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न था बीजेपी का जो इतना सारा सीट्स लॉस हुआ है, मगर बीजेपी ज़रूर इस पर एनालिसिस करेगा और इस पर वर्कआउट करने का कोशिश करेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस लिए बीजेपी ने इतना सारा सीट्स जो है वो इंडिया पे गंवाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग स्टेट वाइज डिवाइड करें तो हम लोग को पता चलता है कि बीजेपी 2 स्टेट्स में ज़्यादा मतलब लॉस हुआ है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था बीजेपी का, मगर वो फुलफ़िल हो नहीं सका। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और यही एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो सका, इसके वजह से बीजेपी का जो सीट्स काउंट है वो इस बार इलेक्शन में इतना घट गया है। ये दोनों स्टेट है यूपी और वेस्ट बंगाल। तो अगर हम लोग यूपी के बारे में बात करें तो हम लोग को पता चलता है कि यूपी में लोकसभा में इस बार 80 सीट्स था और यही 80 सीट्स में से 37 सीट्स सपा मतलब समाजवादी पार्टी को मिला। रिमेनिंग जो सीट्स थे उनमें से बीजेपी को मिला 33 सीट्स और कांग्रेस को मिला 6 सीट्स और आरजेडी को मिला 2 सीट्स। तो इसका मतलब है कि मेनली जो सबसे ज़्यादा जीत के आया है यूपी में वो है सपा मतलब समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के वोटर्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स है वो लोग ज़्यादातर मुस्लिम्स है और समाजवादी पार्टी इन्हीं लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है अपने एज ए वोटर्स। ऑन द अदर साइड बीजेपी का जो टोटल इंडिया में कैंपेन रन होता है उसमें बीजेपी मेनली एक हिंदू पार्टी के हिसाब से ज़्यादा प्रशंसित है। तो इस बार यूपी में एक बहुत पुराना इशू जो कि बहुत दिन से चर्चित था उसमें जाके कोर्ट का राय आया और गवर्नमेंट ने अपने तरफ से भी स्टेप लिया, साथ ही साथ राम मंदिर का जो कमेटी है उस लोगों ने भी स्टेप लिया, सब मिलकर राम मंदिर जो है वो बनाया था। और यूपी में अगर हम लोग बीजेपी का एक्सपेक्टेशन देखें तो बीजेपी को लगता था कि राम मंदिर एक मेजर इशू है और यही राम मंदिर बन जाने से इंडिया का जो इमेज है वो दुनिया भर में बहुत अच्छा एक जगह में गया है। साथ ही साथ यूपी में एक मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल राम मंदिर के वजह से जाके आगे बीजेपी को वोट देगा, जो कि नहीं हुआ। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे यही रीज़न है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल यूपी में मुस्लिम से और जो लोग ट्रस्ट करते हैं कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं मुस्लिम रिलीजन, और यही रिलीजन का फैक्टर को यूज़ करके सपा ने अपना जो बाजी है वो मार दिया। मतलब सपा ने अपने तरफ से मुस्लिम वोटर को कन्विंस किया कि भाई आप लोग को हमको वोट देना है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है कि भाई राम मंदिर जो बना है वो हिंदू लोगों के लिए बना है। ऑन द अदर साइड आपको अगर देश का तरक्की करना है, आपको अगर जो आपका नीड है वो फुलफ़िल करना है तो आपको सपा को वोट देना है। और यही मेन रीज़न था जिससे अखिलेश का पार्टी जो है इतना आगे 37 सीट स्कोर कर पाया। ऑन द अदर साइड अखिलेश का पार्टी के साथ अखिलेश इंडी गठबंधन में था, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही कांग्रेस वन ऑफ द मेन रोल में है। तो कांग्रेस भी इसको अगर इस हिसाब से देखे तो कांग्रेस भी अपने तरफ से 6 सीट यूपी में जीत गए। इसके अलावा अगर हम लोग बीजेपी को देखें तो बीजेपी का जो मेन फंडा था कि हिंदू मंदिर बनाना या फिर राम मंदिर बनाना और वही मंदिर से आगे जाके यूपी का जो डेवलपमेंट है मेनली टूरिज़्म में उसको बढ़ाना, जिससे आगे जाके जॉब क्रिएट होगा।
जो कि नो डाउट एक बहुत अच्छा सोच है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियली जब मंदिर बन रहा था या फिर जब मंदिर बन गया है, अभी जब मंदिर हम भक्तों के लिए पूरा ओपन है, उस टाइम में भी जो टूरिज़्म है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मगर इससे जो जॉब क्रिएट हो रहा है वो इंस्टेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई जगह को डेवलपमेंट करे तो साथ ही साथ जैसे कि एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया, स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो गया, तो साथ ही साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने में एक सर्टेन टाइम लगता है। और वही सर्टेन टाइम के अंदर अगर वोट आ जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का पूरा जो साइड इफ़ेक्ट था वो नॉर्मल जो ग्रास रूट के लेवल के इंसान है उन लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये हम लोग को कितना आगे ले जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये कम्युनिकेट ठीक से किया गया नहीं, या फिर मुझे लगता है कि कोई गैप रह गया होगा जिससे यूपी का जो पब्लिक है उन लोगों को समझ में नहीं आया कि आगे राम मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है इससे यूपी का नाम कितना आगे जा सकता है, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म में यूपी कितना आगे जा सकता है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब भी क्रिएट होगा यूपी के जो रहने वाले उन लोगों के लिए। ऑन द अदर साइड एक फैक्टर मैंने नोटिस किया कि जब ये मतलब वहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था यूपी में जो डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट के नियर बाई या फिर टेम्पल के नियर बाई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ज़मीन लिया गया है उस टाइम में थोड़ा सा अनबन भी दिखा था, या फिर जो अपोजिशन है उन लोगों की तरफ से भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे आगे जाके जिन लोगों का ज़मीन लिया गया है फॉर डेवलपमेंट वो लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को दुकान दिया जाएगा या फिर आप लोगों को जो जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रोमिसेस था वो प्रोमिसेस इंस्टेंटली फुलफ़िल नहीं हुआ, और इसके बीच में ही वोट आ गया, जिससे वो लोग का एक्सपेक्टेशन जो फुलफ़िल नहीं हुआ, और वो लोग सोचे कि भाई हम लोग अगर बीजेपी के लिए इतना किए है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अभी हम लोग का जो नेक्स्ट जो वोट है वो हम लोग एक बार सपा को देख इस हिसाब से सपा ने वहाँ अच्छा स्कोर किया, अच्छा परफॉर्म किया, अपना स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी के अनुसार वो अपना जो फंडा है वो रन किया। इसके अलावा भी कांग्रेस ने भी कोशिश किया था, कांग्रेस का भी जो परफॉर्मेंस है यूपी में अगर पहले से देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऑन द अदर साइड कांग्रेस में हम लोग एक चीज़ बताएंगे कि कांग्रेस का इस बार हम लोग वोट के टाइम में हम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, वो है गारंटी। मतलब कोई भी कुछ करता है तो बोल रहा है भाई गारंटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है गारंटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कांग्रेस के तरफ से मुझे एक न्यूज़ देखने को मिला जिसमें कांग्रेस के तरफ से एक गारंटी कार्ड प्रोवाइड किया गया। मैं कल के एपिसोड में भी आपको बताया था, एक गारंटी कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिनमें कहा गया है कि मंथ एंड में और ईयर एंड में एक अच्छा सा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर राहुल गांधी जीतते तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेंट्रल में राहुल गांधी का सरकार नहीं बन रहा है या फिर इंडिया जो गठबंधन है उसका सरकार नहीं बन रहा है, ऑन द अदर साइड अगर यूपी में कोई एक पर्टिकुलर जगह में कांग्रेस जीता है, उसके बेसिस में हो सकता है कि बहुत सारे जो घर के औरत थे दे केम एंड दे सब एक साथ खड़ा हो गया कांग्रेस के ऑफिस के सामने कि भाई हम लोग का तो ये कहाँ गया था, अभी हम लोग का पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में आप बताओ, हमें कम्युनिकेट करो। तो मेरा इस चीज़ में राय है कि भाई अगर कोई वोट मांग रहा है तो ऐसा कुछ कम्युनिकेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पीपल आर वेरी इनोसेंट, सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, सबको सब कुछ अपडेट्स नहीं रहते। या फिर अगर आप रूरल एरिया या रूरल इंडिया में जाते तो आपको पता चलेगा कि रूरल इंडिया हम लोग का जो सोच है उससे काफ़ी अलग है। उन लोगों का सोच उतना नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है, वो ट्रस्ट कर लेते हैं, वो अपना वोट दे देता है, और आगे जाके जब उन लोग देखते हैं कि मतलब बाई पेपर या फिर ऐसा कुछ नहीं है या फिर एग्जैक्ट जो फैक्ट है वो कुछ अलग है, तो दिस इज़ समथिंग ये होना नहीं चाहिए। मैं कल भी बोला था, मैं आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान देता है तो इन फ्यूचर जाके ऐसा कुछ प्रैक्टिस आगे से ना हो किसी और के साथ। अब आते हैं दूसरा स्टेट जो कि है वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में हम लोग अगर देखिए तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है कभी ऊपर गया है, लास्ट 10 साल का ही अगर हम लोग डेटा चेक करें, कभी नीचे गया है, कभी ऊपर गया है, कभी फिर से नीचे गया है। तो लाइक ये फैक्टर जो है कुछ फैक्टर्स है जो एग्जैक्टली एनालिसिस करना चाहिए, जिसके वजह से कभी ऊपर जाता है या फिर कभी नीचे आता है। तो इस बार जो इलेक्शन हुआ इसमें 42 सीट्स थे, जिसमें बीजेपी ने 12 सीट्स जीता, 29 सीट्स जीता टीएमसी में जो कि वेस्ट बंगाल का लोकल पार्टी है, और 1 सीट जीता कांग्रेस ने। तो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री देखें तो हम लोग को पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में एक टाइम में लेफ्ट का जो गवर्नमेंट था वो 1977 से 2011 तक अपना जो मतलब गवर्नमेंट है वो फॉर्म किया हुआ था। उसके बाद टीएमसी आया, फिर से अभी उसके बाद जब से टीएमसी आया तब से अभी तक टीएमसी ही वहाँ रूल कर रहा है।
तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल का जो पब्लिक है उन लोगों का जो बेसिक डिमांड है ये कुछ अलग है कंपेयर टू जो पब्लिक आपका यूपी में रहता है। मगर वेस्ट बंगाल का भी अगर हम लोग वोटर को देखें तो वेस्ट बंगाल का वोटर में मेनली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो मुस्लिम से है और उन लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट हम लोग का जो बेसिक नीड है वो फुलफ़िल किया जाए। साथ ही साथ हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है कि वो लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता है, मगर उन लोगों को एग्जैक्टली लोकल पार्टी को वोट देने का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऑलरेडी उन लोगों में चल चुका है। वेस्ट बंगाल में एक वर्ड यूज़ होता है कि बोहिरागा, तो मतलब जो बाहर से आया हुआ है उन लोगों को वोट मत दो, जो घर में है मतलब वेस्ट बंगाल में रहते हैं उन लोगों को वोट दो। अकॉर्डिंग टू मतलब जो पिक्चर जो इमेज क्रिएट किया गया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी का जो भी लीडर्स बाहर से आ रहा है मतलब सेंट्रल से आ रहा है जो इलेक्शन के टाइम में, तो दे आर बोहिरागत। ऑन द अदर साइड अगर टीएमसी किसी को जैसे कि अधीर रंजन चौधरी के अगेंस्ट में क्रिकेटर को अगर लाता है बाहर कोई दूसरा स्टेट से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बोहिरागत तो नहीं है। टीएमसी ने एक ऐसा इमेज अच्छी तरह से क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो। तो वेस्ट बंगाल का जो पब्लिक है उन लोगों का कुछ डिमांड्स थे और यही डिमांड्स अगर एग्जैक्ट टाइम में फुलफ़िल हो जाता था या फिर अगर यही डिमांड्स को ठीक से एंटरटेन किया जाता है बाय लोकल पीपल्स ऑफ बीजेपी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद बीजेपी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक और प्रॉब्लम मुझे वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है प्रेजेंटली उसमें देखने को मिलता है कि बीजेपी का अगर हम लोग कुछ लास्ट ईयर्स को देखें वेस्ट बंगाल में, तो उसमें बहुत सारा इमेज चेंजेस होता है कि एक टाइम में बीजेपी में सिर्फ एक ही लीडर वेस्ट बंगाल में देखा जाता था, वो था दिलीप घोष। और उसके बाद से लास्ट 10 मतलब साल में बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे गए, और मेनली जो लीडर्स बीजेपी में इंपोर्ट होता है वो है टीएमसी से, और वही लीडर्स फिर से टीएमसी में चला जाता है, वही लीडर्स फिर से इलेक्शन से पहले आते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो ये बीजेपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ये लॉस क्रिएट करता है। ऑन द अदर साइड मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट क्या रीज़न है कि बीजेपी हमेशा ऐसा जो लीडर्स हैं उन लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री में जाकर देखें, जैसे मैं बोल रहा था कि लेफ़्ट के टाइम में एक बहुत अच्छा संगठन बना था लेफ़्ट का, जैसे कि अनिल विश्वास थे, सुभाष चक्रवर्ती थे, उस टाइम में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे सुभाष चक्रवर्ती। तो उन लोगों का एक अच्छा फंडा यही था कि भाई जिसका जो काम है उसको वही करना है। मतलब अगर सुभाष चक्रवर्ती इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो एक्टिव रहेगा, बाकी जो लीडर्स है वो उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेगा। ऑन द अदर साइड अगर अनिल विश्वास कुछ बोल रहा है तो उसको बाकी जो पार्टी के लीडर्स है वो सब कुछ हर कोई उसको फॉलो करेगा। कभी कभार होता था कि कुछ फ्लैक्चुएशन आता था, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन था एक टाइम में। और आज भी अगर हम लोग देखें कि बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के लीडर्स हैं उन लोगों में से कभी हर कोई मतलब इतना एक्टिव, ओवर एक्टिव या फिर इतना हाइपर हो जाता है ये इलेक्शन के टाइम में। मैं बहुत सारा वीडियोस देख रहा था इलेक्शन के टाइम में कि जो लीडर्स हैं वो लोग बहुत हाइपर हो जा रहे हैं। इतना हाइपर होने से तो कोई भी सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकता है, या फिर पुलिस के साथ या फिर जो लोकल गुंडा है उन लोगों के साथ, या फिर जो लोकल कुछ भी अगर झमेला होता है, अगर आप लीडर है तो आपको एक्टिवली उसको सॉल्व करने का आपके दिमाग में रहना चाहिए, ना कि आपको एक गाली दे रहा है तो आप उस पर एकदम चढ़ गए कि भाई हम लीडर है, हमको कैसे तुम गाली बकिए। ये जो फंडा है ये फंडा एग्जैक्टली क्लियर करना चाहिए कि अगर आपको पार्टी रन करना है तो पार्टी में कुछ पार्ट है, कुछ डिफरेंट अलग अलग पार्ट, तो एक टीम बनाओ, टीम बना के उस टीम में अलग अलग पार्ट अलग अलग के ऊपर दो भाई कि तुम ये पार्ट देखो, हम ये पार्ट देखते हैं, हम वो पार्ट देखते हैं। ऑन द अदर साइड जब सेंट्रल के साथ टच हो रहे हो या फिर सेंट्रल जब आके उसमें अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको ठीक तरह से यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं भी कोई भी जगह में कुछ मतलब कैंपेन रन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया उस कैंपेन को डिज़ाइन करो, ना कि एक अमाउंट ऑफ पीपल को लगे कि भाई ये पार्टी जो है ये बाहर से आया है या फिर ये लीडर्स बाहर से आया है, ये सिर्फ इस में ही कंसंट्रेट करते हैं, ये पार्टी इस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। ये रिलीजन बेस्ड जो राजनीति है ये इंडिया में बहुत लॉन्ग टर्म में चलने वाले नहीं है। हाँ, कुछ पार्टीज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेगा
कि हम एक पार्टी है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। पार्टी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ आपका कोई भी रिलीजन हो आप रह सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इंडिया में रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका जो रिलीजन है, आपको जो प्रैक्टिसेस कहा गया है कि आप क्या खा सकते हो, क्या पहन सकते हो, नहीं सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ओपन। और हम लोग कोई भी पार्टी हो, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते। और हम लोग का जो ओपिनियन है ये क्लीन एंड क्लियर है कि भाई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, मगर हम लोग आपको कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, हम लोग आपको कुछ फोर्स नहीं करेंगे। आप आपका रिलीजन कैसे आप मानोगे ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप नहीं मानते तो ये भी कम्प्लीटली आपके ऊपर है, या फिर आपका दूसरा रिलीजन के प्रति अगर आपका रिस्पेक्ट है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मगर ऐसा अगर कोई एक रिलीजन को बेस्ड करके आगे जाने का सोच रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, या फिर ये आगे जाके हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेक्स्ट टर्म, या फिर नेक्स्ट आने वाले 5 या 10 सालों में। मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का टाइम है, इस टाइम में ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जाते पार्टी का जो इमेज है वो ख़राब होता है। ऑन द अदर साइड, अगर कोई प्रोपोगेंडा रन हो रहा है तो उस प्रोपोगेंडा को क्रैक करने का जो उपाय है वो पहले से ही पार्टी के पास रहना चाहिए, ना कि प्रोपोगेंडा पूरा रन हो गया उसके बाद जाके आप धीरे धीरे उसको रन कर रहे हो। तो दिस इज़ समथिंग लाइक, मतलब उसमें क्या होता है, जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है। और आज के डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, और इंसान आज भी डिनर टेबल में बैठ के टीवी में न्यूज़ देखना पसंद करते हैं अपने फैमिली के। अगर आपको लगता है कि ऐसा ये सारा जो न्यूज़ चैनल्स है ये सबको आप कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर न्यूज़ चैनल में आप क्या प्रोपोगेंडा रन हो रहा है या फिर क्या होने वाला है ये आप एक पार्टी में रह के डिसाइड कर पाओगे, तो ये गलत है। क्योंकि चैनल्स काफ़ी ज़्यादा है और जो सोर्सेस ऑफ डेटा है सोशल मीडिया से वो कहीं बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आज के डेट में अगर कोई भी ट्वीट को आपको हाईलाइट करना है या फिर ट्वीट को वायरल करना है तो उसका भी जो प्रोसेस है वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ कुछ भी चीज़ अगर आप सोशल मीडिया को, जैसे कि बीजेपी ने 2014 में या फिर 2011 के बाद से सोशल मीडिया को काफ़ी मतलब एक्टिवली हैंडल किया है, जबकि उस टाइम में कांग्रेस का सोचता हाँ भाई सोशल मीडिया है मगर ये तो उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है। मगर आज के डेट में इलेक्शन में सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट। कि 24 आवर्स में क्या होता है, 24 आवर्स के पहले क्या होता है, सब कुछ ये सोशल मीडिया में सब कुछ हाईलाइटेड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में एक अच्छा टीम बनाना चाहिए, जैसे पीएम मोदी का टीम था, जो टीम अब तक इंडिया में परफॉर्म कर रहा था, इसलिए इंडिया का ग्रोथ हो रहा था हर साइड में। दुनिया के सामने इंडिया का जो इमेज है वो भी अच्छी तरह से एक अच्छी जगह में गया। तो मुझे भी लगता है कि वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी को और भी सीट्स चाहिए इन द नेक्स्ट 2026 में भी, 26 में फिर से वेस्ट बंगाल में होपफुली इलेक्शन होने वाले हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर अच्छा करना है तो एक अच्छा टीम चाहिए, साथ ही साथ लीडर्स चाहिए। जो लीडर्स कोई भी कुछ भी हो वो लीडर्स तुरंत पलटू नहीं होगा, पलटू राम नहीं निकलेगा, क्योंकि पलटू राम निकलेगा तो फिर से जाके ये जो लॉसेस है ये लॉसेस फिर से हो जाते। तो अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर होपफुली बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपका ऐसा वीडियो देखना है और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोग जैसे गरीब क्रिएटर का रोटी है हम लोग के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं थैंक यू।